हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है फ्रेंड्स? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड PYQs ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लास्ट ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उन सबको एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में ही दी गई है फ्रेंड्स। तो शेयर कर रही हूँ यूथ पब्लिकेशन से जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, उनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी गई है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और सबसे पहले मैं बता दूं, मैं ओनली 10 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में ऐड करूंगी। अगर आप सब लोगों को ये तरीका ठीक लगेगा और ये सही रहेगा भी तो मैं आगे शेयर करूंगी, अदरवाइज़ मैं आगे इसको शेयर नहीं करूंगी फ्रेंड्स, पहले ही बता रही हूँ। और फर्स्ट है, कैरोलिन एज इज़ कंसर्न विद द राइन ऑफ। कैरोलिन एज किसके राइन से, किसके शासन से रिलेटेड है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए चार्ल्स फर्स्ट, विक्टोरिया, जॉर्ज, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कैरोलिन एज इज़ कंसर्न विद द राइन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। ये चार्ल्स फर्स्ट के शासन से रिलेटेड है। एंड द एज ऑफ कैरोलिन इज़ एन एज ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री दैट इज़ नेम्ड फॉर चार्ल्स फर्स्ट। इट लास्टेड फ्रॉम 1625 टू 1649। 1625 से 1649 तक ये एज थी। इट इज़ मेड अप ऑफ द 3 पोएटिक स्कूल्स। 3 टाइप्स के पोएट इसमें थे फ्रेंड्स, मेटाफिजिकल पोएट, कैवेलियर्स पोएट एंड प्यूरिटन पोएट। द वर्ड कैरोलिन कम्स फ्रॉम द नेम चार्ल्स। कैरोलिन जो लिया गया है वो चार्ल्स के नाम से लिया गया है। किंग ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1625 टू 1649, जो कि 1625 से 1649 तक इंग्लैंड के किंग रहे थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेनेसा मूवमेंट। रेनेसा मूवमेंट कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर ओरिजिन हुआ था इसका? फर्स्ट है इटली, सेकेंड फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी। नेक्स्ट आंसर है फ्रेंड्स इसका, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेनेसा मूवमेंट इज इटली ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। ये 14th सेंचुरी में इटली में ओरिजिन हुआ था फ्रेंड्स, आफ्टर द एंड ऑफ मिडिल एजेस एंड रीच्ड इट्स हाइट इन 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में मिडिल एजेस में ये अपनी हाइट पर था। और द रेनेसेंस स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ यूरोप इन 16 एंड 17th सेंचुरी। जो रेनेसा था वो बाकी के यूरोप के जो एरियाज थे उनमें 16 और 17th सेंचुरी में फैला था फ्रेंड्स। द इंग्लिश रेनेसा एन इरा ऑफ कल्चरल रिवाइवल एंड पोएटिक इवोल्यूशन। कल्चरल रिवाइवल के लिए और पोएटिक इवोल्यूशन के लिए सबसे अच्छा टाइम था फ्रेंड्स, स्टार्टिंग इन द लेट 15th सेंचुरी एंड स्पिलिंग इनटू द रिवोल्यूशनरी ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी। 15 टू 70 सेंचुरी में ये सब 17th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा ये बढ़ा था। स्टैंड्स व्हाट एन अर्ली समिट ऑफ पोएट्री अचीवमेंट। इसमें पोएट्री अचीवमेंट सबसे ज़्यादा की गई थी। सम रेनेसा ऑथर्स आर, रेनेसा के जो ऑथर्स थे वो कौन से थे फ्रेंड्स? फ्रांसिस बेकन, जॉन डन, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर एंड थॉमस व्यट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। चौसर की एज कौन से पीरियड को जाना जाता है? द मिडिल एजेस, रेस्टोरेशन एजेस, इंग्लिश रेनेसा, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। DSSB PGT मेल में 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। और द मिडिल एजेस इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। मिडिल एजेस को ही एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। द मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 टू 1500 स्टार्टेड विद द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि 1066 में स्टार्ट हुई थी एंड एंडेड विद द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। और ये जो पीरियड है वो 15th सेंचुरी के एंड में ख़त्म होता है। पर्टिकुलरली द पीरियड फ्रॉम 1340 टू 1400 इज कॉल्ड द एज ऑफ चौसर। पर्टिकुलरली जो पीरियड मेनली माना जाता है वो 1340 से और 1400 तक माना जाता है फ्रेंड्स, जो कि एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। और ये सभी एजेस जो हैं इनके पीरियड हमें याद होने चाहिए कि कब से कब तक कौन सी एज मानी जाती है और उनके फेमस राइटर्स कौन से थे फ्रेंड्स। ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन है और इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन हमें बाकी एजेस भी पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, in which chapter of poetics does Aristotle define tragedy as an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude? पोएटिक्स के कौन से चैप्टर में एरिस्टोटल ने ये डेफिनेशन दी थी, एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कि ट्रेजेडी एक इमिटेशन होती है एक्शन का जो कि सीरियस होता है? चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6 और चैप्टर 8। ये UPPSC के पॉलीटेक्निक लेक्चरर में क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। इसकी एक्सप्लेनेशन है, in chapter 6 of poetics Aristotle defines tragedy as an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude, though pity and fear affecting the proper purgation of these emotions। ये चैप्टर 6 में डेफिनेशन दी थी फ्रेंड्स एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस चैप्टर में ये डेफिनेशन दी गई है।
द एम ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का क्या एम होता है फ्रेंड्स? एरिस्टोटल राइट, जो कि एरिस्टोटल ने बताया है, इज टू ब्रिंग अबाउट ए कैथारसिस, वहाँ पर कैथारसिस होना सबसे ज़्यादा जरूरी है ऑफ द स्पेक्टेटर्स, जो कि देखने वाले हैं, टू अराउज इन दैम सेंसेशन ऑफ पिटी एंड फियर, उनके अंदर जो सेंसेशन आती है पिटी और फियर की, दया का भाव जो आता है, डर का भाव प्रोटोगनिस्ट को लेकर जो आता है वो होनी चाहिए, एंड टू पर्क दैम विद दीज इमोशन सो दैट दे लीव द थिएटर फीलिंग क्लींस्ड एंड अपलिफ्टेड, और ताकि जब वो लास्ट में जाएं तो अपने आप को अपलिफ्टेड फील करें और अपने जो पिटी और फियर की जो भावना है उसको फिनिश करके जाएं, इसी को बोलते हैं कैथारसिस, क्लिनजिंग ऑफ इमोशंस। डॉक्टर जॉनसन्स ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, डॉक्टर जॉनसन्स द्वारा ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज जो लिखी गई थी वो किस ईयर में पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स? 1757, 1756, 1755 और 1758। Published on 15 April 1755 and written by Samuel Johnson, a dictionary of the English language. Next है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा पार्ट ट्रेजेडी में नहीं आता है? जो एरिस्टोटल ने पार्ट्स दिए हैं फ्रेंड्स उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है? फर्स्ट प्लॉट, कैरेक्टर, मेलोडी एंड डायलॉग्स। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी हैज 6 मेन एलिमेंट्स, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स होते हैं जो कि उन्होंने बताए हैं। फर्स्ट है प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल एंड सॉन्ग। तो डायलॉग इसमें नहीं आता है और इसका जो ऑप्शन है डी ये गलत है और यही इसका आंसर है फ्रेंड्स। डायलॉग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रेजेडी, द प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल ने बताया है कि प्लॉट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि शेक्सपियर ने ट्रेजेडी में किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज हेरोल्ड पिंटर अवार्डेड द नोबेल प्राइज़, हेरोल्ड पिंटर को नोबेल प्राइज़ से कब नवाजा गया था? 2000, 2003, 2005 एंड 2007। हेरोल्ड पिंटर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ for literature in 2005. He used the occasion of his acceptance speech to attack the US invasion of Iraq. हेरोल्ड पिंटर को 2005 में नोबेल प्राइज़ मिला था फ्रेंड्स लिटरेचर के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट टू बी अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड सबसे पहले किस हिंदी राइटर को, इंडियन इंग्लिश प्ले राइट को मिला था फ्रेंड्स? फर्स्ट है तोरू दत्त, सेकेंड विजय तेंदुलकर, थर्ड महेश दत्तानी एंड फोर्थ गिरीश कर्नाड। और ये यूकेपीएससी लेक्चरर के मेंस में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, महेश दत्तानी वाज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट टू बी अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड। तो जो फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था फ्रेंड्स वो महेश दत्तानी को मिला था, और किस वर्क के लिए मिला था? इनके पॉपुलर प्लेस कौन से थे? वेयर देयर इज़ अ विल जो कि 1988 में आया था, द बिग फैट सिटी 2012, Final Solutions, Dance Like a Man 1989, Dance Like a Man has won the award for the best picture in English by the National Panorama in 1998. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, विच ऑफ दीज पोएट्स रोट ए पोएम दैट सर्व टू इंस्पायर W.B. Yeats टू राइट हिज ओन पोएम व्हेन यू आर ओल्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से वो पोएट हैं जिनसे इंस्पायर होकर W.B. Yeats ने पोएम लिखी है व्हेन यू आर ओल्ड। तो फर्स्ट है फ्रांकोइस विलियन, पियरे दे रोंसार्ट, एडमंड स्पेंसर एंड हेनरिक हेनी। इनकी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है फ्रेंड थोड़ी बहुत गलत हो सकती है। पियरे दे रोंसार्ट जो कि एक पोएट थे, रोट ए पोएम दैट सर्व टू इंस्पायर W.B. Yeats टू राइट हिज ओन पोएम व्हेन यू आर ओल्ड। तो पियरे दे रोंसार्ट जो कि पोएट थे, इनसे इंस्पायर होकर W.B. Yeats ने अपनी पोएम लिखी थी व्हेन यू आर ओल्ड। पियरे दे रोंसार्ट वाज ए फ्रेंच पोएट, ये एक फ्रेंच पोएट थे, एंड हिज ओन जनरेशन इन फ्रांच कॉल्ड हिम, उनकी अपनी जनरेशन उनको बोलती थी ए प्रिंस ऑफ पोएट, पोएट्स के जो प्रिंस हैं। मेजर थीम इन व्हेन यू आर ओल्ड आर लव, रिजेक्शन एंड टाइम। व्हेन यू आर ओल्ड की जो थीम थी वो थी लव, रिजेक्शन और टाइम। इट इज़ बिटर स्वीट पोएम दैट रिवील्स द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लव। ये एक ऐसी पोएम है जो कि लव की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, प्रॉब्लम्स को दर्शाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीज़न के ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स, और ये नेट का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट का। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो मटेरियल है उसको एक बार देख लेते हैं, हो सकता है उससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन इज पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स फोकस ऑन द इनडिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल नेचर ऑफ टेक्सचुअलिटी एंड सब्जेक्टिविटी। इसका रीज़न है पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स आर acts regard narratives and characters as tentative representations of writing and identity। तो हमें ये सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है कि क्या ये दोनों सही है, एक सही है एक गलत है, क्या है। तो इसका आंसर देख लेते हैं।
इन द गिवन क्वेश्चन बोथ आर गिवन स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो इस ऊपर वाले जो स्टेटमेंट है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव फोकस ऑन इनडिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल नेचर ऑफ टेक्सचुअलिटी एंड सब्जेक्टिविटी। पोस्ट मॉडर्न का जो लिटरेचर था, नैरेटिव्स थे, उनमें जो डिटर्मिनेशन थी वो नहीं थी और स्टेबल भी नहीं था। उनका जो टेक्स्ट था और उनके जो सब्जेक्टिविटी थी वो ना तो उसके अंदर डिटर्मिनिटी थी और ना ही स्टेबिलिटी थी, वो चेंज होती रहती थी, फ्लक्चुएट होती रहती थी। बिकॉज पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव एक्ट्स रिगार्ड नैरेटिव एंड कैरेक्टर्स एज टेंटेटिव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ राइटिंग एंड आइडेंटिटी। उनके जो कैरेक्टर्स थे वो भी चेंज होते रहते थे रिप्रेजेंटेशंस के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। तो ये थे 10 क्वेश्चंस जो कि मैंने एक्सप्लेन किए हैं, और अगर ये तरीका आपको पसंद आएगा और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के और क्वेश्चंस आप लोग देखना चाहेंगे तो कमेंट्स में प्लीज़ बताना, मैं आगे शेयर कर दूंगी। अदरवाइज़ ये सीरीज़ यहीं पर फिनिश हो जाएगी फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।